दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी जेपी कॉलेज के हिस्ट्री ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। विश्व इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम डिज़रायली के उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। डिज़रायली जो कि 19वीं शताब्दी के महान प्रधानमंत्री हुए इंग्लैंड के। लेकिन इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट आने से पहले हम विश्व मानचित्र से थोड़ा सा रूबरू होना चाहेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको आगे पढ़ने वाली है और कुछ चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इंग्लैंड, तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये आपका इंग्लैंड, और ये बगल में आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये है आयरलैंड। ये यहाँ पर आपको पर्पल कलर में आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये जो फ्रांस की अवस्थिति है, और बगल में ये जो है थोड़ा सा रेडिस ये आपका जो है ये जर्मनी है। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा क्षेत्र देख रहे हैं स्काई कलर का, ये जो है ये रसिया है, ये रूस है। हमको बाद में थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये आप दिमाग में रखिएगा थोड़ा इसको। और ये यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्षेत्र, इसको बाल्कन क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर पूर्व समस्या होगी, हम लोग उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीक और रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे देश जो है ये बाल्कन प्रायद्वीप में आते हैं। बाल्कन प्रायद्वीप इसको इसलिए कहते हैं, प्रायद्वीप कहलाने के लिए उसको 3 साइड से जो है जल से घिरा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एड्रियाटिक सी, ये जो है एजियन सी, आयोनियन सी, और ये यहाँ पर आपको बाल्टिक सी नज़र पड़ेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये 3 साइड से जो है जल से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसको जो है प्रायद्वीप कहते हैं। चलिए, ये पहले ही बताइए भूमध्य सागर, ये यहाँ पर जिब्राल्टर जलसंधि। अगर इंग्लैंड को आना हो यहाँ से तो ऐसे जहाज़ के माध्यम से आएंगे, और यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है ये इजिप्ट का भाग है। यहाँ पर यहीं पर जो है काट कर स्वेज नहर बनाया गया। हम लोग देखेंगे कि स्वेज नहर का हमको क्या काम पड़ने वाला है। और यहाँ से ये जो ऐसे जो है ये इंडिया को आते थे। इंडिया को थोड़ा सा देखिए, जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी इंडिया का भाग हुआ करता था। और ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का भी हमको जो है काम पड़ने वाला है। तो थोड़ा सा जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उस समय आप जो है एक विश्व मानचित्र अपने पास रखिएगा, और जिससे जो है आपको समझने में जो है सहूलियत होगी। तो अब हम जो है डिज़रायली की उपलब्धियों के बारे में जो है थोड़ी चर्चा स्टार्ट करते हैं। ये डिज़रायली, जैसा कि हम लोग पहले चर्चा किए, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुए, और प्रधानमंत्री के पद पर ये जो है 1774 से 80 के बीच, ये 1874 से 1880 के बीच वहाँ पर रहे। और हालांकि इससे पहले भी छोटे छोटे टर्म में जो है, इससे पहले भी कई बार जो है वो प्रधानमंत्री रह चुके थे। इनके बारे में थोड़ा सा कि महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में प्रमुख प्रधानमंत्रियों में से एक बेंजामिन डिज़रायली भी था। ग्लैडस्टोन की कमज़ोर विदेश नीति से इंग्लैंड की जनता निराश हो चुकी थी और शक्तिशाली एवं जोशीले विदेश नीति की अपेक्षा कर रही थी। कौन? इंग्लैंड की जनता। डिज़रायली जो कि एक महान साम्राज्यवादी था, के भाषणों से इंग्लैंड की जनता बहुत प्रभावित हुई थी, और वे अपने खोए हुए राष्ट्रीय गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए वे डिज़रायली को योग्य व्यक्ति समझते थे। डिज़रायली ने जनता के विश्वास को वास्तविकता में परिणत किया और इंग्लैंड के प्रतिष्ठा और को उच्चतम शिखर पर पहुंचाया। पामस्टन की तरह उसने भी आक्रामक एवं हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। वह इंग्लैंड को यूरोप का मुखिया बनाना चाहता था, अतः उसने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। हम लोग देखें ये आगे चलकर कि क्या उनको इसमें सफलता मिलती है या सफलता नहीं मिलती है। अब देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री है, कोई भी राजनेता है, उसके अगर कार्यों का हम आकलन करते हैं एज ए प्रधानमंत्री, तो हम उसमें जो है उसकी गृह नीति और उसकी जो विदेश नीति है, दोनों को जो है देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए कि अभी जो है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो उनकी जो है हम गृह नीति और विदेश नीति दोनों को देखेंगे। अगर गृह नीति के बारे में कहा जाए, प्रधानमंत्री के बारे में, नरेंद्र मोदी साहब के बारे में, तो इनका जो है
अब तक जनधन योजना, नोटबंदी, जीएसटी, धारा 370 का हटाया जाना और कोविड-19 के खिलाफ जो है कारगर लॉकडाउन, ये जो है अभी संक्षेप में हम गृह नीति के बारे में हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी फॉरेन पॉलिसी को देखें तो जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सबसे पहले पड़ोसी की नीति, हिंद महासागर में पहुंच को बढ़ाना, प्रशांत महासागर द्वीपों के साथ संबंध स्थापित करना और कश्मीर पर मुस्लिम देशों का भी समर्थन प्राप्त करना, ये इनके विदेश नीति का हिस्सा है। साथ ही साथ आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा होना और अमेरिका की ओर थोड़ा सा जो है झुकाव वर्तमान सरकार की जो है ये विदेश नीति की पॉलिसी है। तो हम इसी तरह से जो है देखने का प्रयास करेंगे कि जो है जो डिज़रायली साहब हैं उनकी गृह नीति और विदेश नीति को, सबसे पहले हम लोग जो है गृह नीति को देखें। उन्होंने एक लाइसेंसिंग एक्ट लाया 1874 में। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य मजिस्ट्रेटों की जो है स्वतंत्रता उसको कम करनी थी। पब्लिक हाउसेस के बंद होने के समय को कानून द्वारा निर्धारित करना था। इस अधिनियम के द्वारा यह निश्चित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में रात के 10 बजे तक और शहरी क्षेत्र में रात के 11 बजे तक जो है वो क्या कहते हैं पब्लिक हाउसेस जो है वो खुले रहेंगे। तो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन उन्होंने जो है ना इस जो है बदलाव को लाने का जो है ना प्रयास किया। आगे हम देखते हैं उनके द्वारा और कुछ गृह नीति संबंधी कार्य। जायदाद तथा पट्टा नियम या अधिनियम 1875। इस अधिनियम के द्वारा अचल संपत्ति के बेचने तथा उसे पट्टा पर जो देना वो आसान हो गया। खरीदने अथवा पट्टा पर देने के लिए भूमि का जो है पंजीकरण करना आवश्यक हो गया इस अधिनियम के तहत। आगे हम लोग देखें क्रॉस पब्लिक हेल्थ एक्ट। क्रॉस जो है डिज़रायली मंत्रिमंडल में उनका जो है वो हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा ये बिल लाया गया था जिनके नाम पर जो है इनको क्रॉस पब्लिक हेल्थ एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट का उद्देश्य जनता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना था और साथ ही साथ स्वच्छता का भी बेहतर प्रबंध करना इस एक्ट का जो है उद्देश्य था, इनकी जो है विशेषता थी। आगे देखें पब्लिक वर्शिप रेगुलेशन एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा चर्च में होने वाले व्यर्थ के पूजा पाठ को रोक दिया गया और पूजा पाठ में जो है एक रूपता लाई गई। आगे श्रमजीवी निवास अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जिन नगरों की जनसंख्या 25,000 से अधिक है वहाँ के कारपोरेशन ऐसे मकानों को खरीद कर गिरा दे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस प्रकार लोगों के लिए टूटे फूटे रद्दी मकानों के स्थान पर अच्छे मकान बनाने की व्यवस्था की गई। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रधानमंत्री डिज़रायली साहब हैं उनके द्वारा लोगों के जो है हित का जो है ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षा संबंधी कुछ नियम देख लें। इनके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए अनुदान नहीं दिया जा सकता है। पहले क्या होता था, लोगों को जीवन भर के लिए अनुदान दे दिया जाता था, इससे जो है राष्ट्र को थोड़ी जो है आर्थिक क्षति पहुंचती थी, हानि पहुंचता था, नुकसान होता था। आगे देखें मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1876। इस अधिनियम का उद्देश्य टूटे तथा खराब जहाज उनको क्या करना था, समुद्र में जाने से रोकना था। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ ट्रेड को अधिकार दिया गया कि वह टूटे और बेकार जहाज़ों को बंदरगाह पर जाने से जो है समुद्र में जाने से पहले ही रोक दिया जाए। यह भी व्यवस्था की गई कि जहाज़ों पर आवश्यकता से अधिक भार न लादा जाए। मतलब कहीं न कहीं जो यात्री को जो है सुरक्षित यात्रा का प्रबंध जो है करना इनका उद्देश्य था। और टूटा अगर जहाज़ रहेगा और रास्ते में अगर दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उससे जो है जनधन की जो है हानि होना लाजमी था। इस अधिनियम के पारित हो जाने से
व्यापारिक संगठन अधिनियम 1876 को देखें हम लोग, इस अधिनियम के पारित हो जाने से अब मजदूर ट्रेड यूनियन का सदस्य बन सकता था तथा अपनी दशा सुधारने के लिए मालिकों के समक्ष अपनी मांगों को रख सकता था। साथ ही साथ वह शांतिपूर्ण ढंग से घेराव भी कर सकता था किनका? अपने ही मालिकों का। एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट 1875, इस एक्ट के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जो लोग लगान देकर दूसरों की भूमि को जोतते हैं वे अपने श्रम अथवा धन से उसे अधिक उपजाऊ बना सकते हैं। सरकार ने उसे बेदखली के समय मुआवजा दिलवाने का निर्णय लिया। देखिए क्या है कि जो लोग दूसरे की ज़मीन पर जो है खेती करते थे, अपने इंडिया में भी ऐसा होता था, और उसको जो क्या करता था जो है बेदखल कर दिया जाता था ज़मीन से। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ कहा गया कि और बेदखल करने की स्थिति में क्या होता था, मान के चलिए आप अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं अपने परिश्रम से या उसमें जो है खाद बीज दे के, और आपको जो ज़मीन का मालिक है वो हटा देता है, तो उस स्थिति में उसका जो लाभ है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता है और आपका जो खर्चा है वो भी बेकार चला जाता है। यहाँ पर डिजरेली साहब ने उनको आश्वासन दिया कि अगर आप जो है अपने श्रम से, अपने धन से ज़मीन को अगर उपजाऊ बनाने में रोल प्ले करते हैं, रोल अदा करते हैं, तो उस स्थिति में जब आपको उस ज़मीन से बेदखल किया जाएगा तो आपको उसके बदले में जो है मुआवजा मिलेगा, मुआवजा दिया जाएगा। कारखाना तथा वर्कशॉप नियम 1878, इसके द्वारा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनसे अब काम नहीं लिया जाता। साथ ही साथ जो है पुरुषों व स्त्रियों के काम के घंटे वो निश्चित किए गए। कितना निश्चित किए गए? पुरुषों के लिए जो है 60 घंटा प्रति सप्ताह से ये अधिक नहीं हो सकता था, और महिलाओं के लिए 56.5 घंटा प्रति सप्ताह से अधिक नहीं हो सकता था। तो इसके द्वारा जो कारखाना का जो मालिक है, पूंजीपति है, उद्योगपति है, उनकी जो है उनकी मनमानी के ऊपर जो है अंकुश लगाने का प्रयास किया गया इस अधिनियम के माध्यम से। अब हम डिजरेली साहब की जो विदेश नीति है, जिनके लिए वो ज़्यादा जाने जाते हैं, विदेश नीति के संदर्भ में जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। ये स्वेज नहर का हिस्सा खरीदना उनके द्वारा। देखते हैं, हम लोगों ने देखा था पहले, इससे पहले थोड़ा सा देख लें हम लोग फिर से एक बार मानचित्र। ये यहाँ पर स्वेज नहर इजिप्ट के अधिकार क्षेत्र में, और अगर इंग्लैंड को यहाँ से आना है इंडिया ख़ास तौर से, तो उनको स्वेज नहर जो है पार करके आना होगा। और आप कल्पना करके देखिए कि अगर जो है इस नहर पे उनका अगर मालिकाना हक हो जाए तो जो है उनके लिए कल के डेट में कितना बेहतर हो सकता है। और अगर कहीं ना कहीं दूसरा देश, मान के चलिए जर्मनी या फ्रांस, कोई उनका शत्रु देश अगर उसके ऊपर ये मालिकाना हक अगर प्राप्त कर ले, तो उस स्थिति में जो है इंग्लैंड को जो दिक्कत हो सकती थी। देखें यहाँ पर जो है डिजरेली साहब ने किस तरह की जो है नीति अख्तियार की। स्वेज नहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, और यह जो है भूमध्य सागर, जैसा कि हम लोगों ने देखा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है जोड़ता है। भारत की वजह से इंग्लैंड के लिए यह विशेष महत्व का था। क्यों है? क्योंकि भारत जो है इंग्लैंड का जो उपनिवेश सर्व प्रमुख उपनिवेशों में से एक था। 1875 ईस्वी में डिजरेली ने मिस्र से 1,76,000 शेयर जो है खरीद लिए स्वेज नहर के। इसमें कुल शेयर जो है वो 4 लाख थे, मतलब मोटा मोटी जो है 45% से ज़्यादा शेयर जो है इंग्लैंड के द्वारा ही खरीद लिया गया। यह कार्य अत्यंत गुप्त रूप से एवं शीघ्रता से किया गया। उसने संसद तथा विदेश मंत्री से भी इस बारे में परामर्श लेना उचित नहीं समझा। अगर डिजरेली इसको न खरीदता तो निश्चित रूप से इसे फ्रांस खरीद लेता, जो इंग्लैंड के हक में नहीं जाता। अब देखिए कुछ निर्णय होते हैं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री साहब का भी, नरेंद्र मोदी साहब का भी, वो कुछ निर्णय अचानक लेते हैं। हालांकि वो पब्लिक के वेलफेयर में रहते हैं, लेकिन कुछ निर्णय अचानक लेते हैं और जो है दूसरे को चौंका देते हैं। तो डिजरेली साहब भी जो है इस तरह का निर्णय जो है लेने में माहिर थे। वो इस तरह का काम क्या करते थे, आगे देखें। राज उपाधि विधेयक या द रॉयल टाइटल बिल 1875, ये क्या कहता है? 1876 ईस्वी में डिजरेली ने एक बिल पारित किया पारित करवाया, जिसका नाम द रॉयल टाइटल बिल था। इसके द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित
की गई और भारत को पूर्णतया ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। इसी के उपलक्ष्य में 1877 में दिल्ली दरबार का जो है आयोजन करवाया गया, जो कि जो है फेमस है, जॉर्ज पंचम साहब उसमें आए थे। आप जानते हैं कि सन 1857 में जो विद्रोह हुआ उसके वजह से कंपनी के हाथ से शासन लेकर 1858 में जो है ये ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। लेकिन विधिवत रूप से यहाँ पर जो है महारानी जो विक्टोरिया है उनको भारत के सम्राज्ञी घोषित किया गया 1876 में डिजरेली के काल में, जो कि अपने आप में जो है एक बड़ी बात है। फिजी द्वीप पर अधिकार अब प्रशांत महासागर का एक द्वीप है और सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण इंग्लैंड के लिए। अगर आप देखेंगे तो जो है ये न्यूजीलैंड से थोड़ा सा अगर पूरब साइड जाते हैं तो आपको वहाँ पर फिजी द्वीप जो है दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ, 1876 ईस्वी में फिजी द्वीप पर अंग्रेजों का पूर्ण सत्ता स्थापित हो गई। प्रशांत महासागर के द्वीप पर शासन करने के लिए एक हाई कमीशन की जो है वहाँ पर नियुक्ति भी की गई। तो इस तरह से फिजी जो सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा था वो भी जो है इंग्लैंड के अधिकार में चलाया। किसके काल में, डिजरेली के काल में। चलिए हम लोग जो है आगे देखने का प्रयास करते हैं कि और जो है क्या क्या उनके द्वारा किया गया। दक्षिण अफ्रीका में युद्ध। डिजरेली अफ्रीका की दक्षिणी रियासतों को डिजरेली अफ्रीका के दक्षिणी रियासतों को मिलाकर एक जो है संघ बनाना चाहता था और ट्रांसवाल जो है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका था। ट्रांसवाल को संघ में मिलाने के लिए सर बार्टल फ्रेयर को भेजा गया। उसने ट्रांसवाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला तो लिया, किंतु ट्रांसवाल की जो जूलू जनजाति है उसने विद्रोह कर दिया और इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दी। प्रारंभ में हालांकि विद्रोहियों को कुछ सफलता मिली, लेकिन अंततः जूलू जनजाति को जो है हथियार डालना पड़ा और विवश होकर उनको जो है समझौता करना पड़ा जो है इंग्लैंड से। और इस प्रकार सन 1879 में ट्रांसवाल पूर्णतया अंग्रेजी साम्राज्य के जो है वो अधीन हो गए, उनको मिला लिया गया। आगे देखें, बिस्मार्क की महत्वाकांक्षाओं का प्रतिशोध। यानी बिस्मार्क जो है तत्कालीन विश्व में सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्तियों में से एक। अगर इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप एक वीडियो है जर्मनी का एकीकरण, उसको देखिए कि बिस्मार्क जो है अपने समय का किस तरह का जो है महानतम कूटनीतिज्ञ था और उसने जो है किस किस तरह के कार्य किए हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको जो है मज़ा आ जाएगा। चलिए, 1875 ईस्वी में डिजरेली को ज्ञात हुआ कि जर्मनी मतलब बिस्मार्क, जर्मनी फ्रांस की शक्ति को रूस तथा ऑस्ट्रिया की सहायता से समाप्त करना चाहता है, कुचल देना चाहता है। डिजरेली ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तत्काल घोषणा कर दी कि यदि फ्रांस के ऊपर आक्रमण हुआ तो वह इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण समझा जाएगा। मतलब अगर आप फ्रांस के ऊपर आक्रमण करते हैं, इसका मतलब है कि आप इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, और अगर आप इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण करेंगे तो हम जो है हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए नहीं रहेंगे। उसके इस धमकी का बिस्मार्क के ऊपर जो है प्रभाव पड़ा और उसने तत्काल अपना यह कार्यक्रम जो है स्थगित कर दिया। डिजरेली ने रूस की अपनी ओर मिलाया और बिस्मार्क की नीति का विरोध किया। बिस्मार्क को विवश होकर जो है क्या होना पड़ा, चुप बैठना पड़ा। मतलब बिस्मार्क जैसा खिलाड़ी भी जो है नतमस्तक हुआ किनके सामने, डिजरेली के सामने। चलिए आगे देखते हैं आयरलैंड के संदर्भ में ये क्या करते हैं। आयरलैंड में विद्रोह हो गया। डिजरेली ने आयरलैंड में हुए विद्रोह को कठोरता एवं दमनकारी नीति का पालन करते हुए जो है क्या किया, उसको शांत कर दिया। देखिए वो तो साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्यवादी राजनेता था, और अगर उनके समय में भी आया भाई आप अगर विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है ना उसका तो वो दमन करेंगे ही। चलिए, पूर्वी समस्या और डिजरेली, हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर आएँ और आपको बताएं कि ये जो इलाका है जिसको बाल्कन प्रायद्वीप कहते हैं, ये यहाँ पर ये क्या था, बाल्कन प्रायद्वीप जो है ये टर्की साम्राज्य का हिस्सा था। लेकिन वर्तमान समय में टर्की कमज़ोर पड़ता जा रहा था यहाँ पर, और इस पूरे क्षेत्र के ऊपर रसिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी आदि कई देश जो इसके ऊपर अपना प्रभाव जो है मजबूत करना चाह रहा था। उस स्थिति में इंग्लैंड को ऐसा लगता था कि
अगर ये क्षेत्र बाल्कन क्षेत्र अगर रसिया के प्रभाव में आ गया तो उस स्थिति में इंग्लैंड के लिए वो बेहतर नहीं रहेगा और उस स्थिति में ये इंडिया भारतीय उपनिवेश के ऊपर इनके लिए नियंत्रण रख पाना जो है वो कठिन हो जाएगा। देखते हैं डिज़रायली जो है इस समस्या से किस प्रकार निपटते हैं, किस प्रकार जो है वो निजात पाते हैं। तो पूर्वी समस्या और डिज़रायली के शासनकाल में एक बार फिर पूर्वी समस्या या बाल्कन समस्या उठ खड़ी हुई। तुर्क लोग वहाँ रह रहे ईसाइयों पर घोर अत्याचार करते थे। कहाँ पर? जो बाल्कन प्रायद्वीप में ईसाई रहते थे उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था टर्की साम्राज्य के द्वारा। और चूंकि उनका उपनिवेश था तो वहाँ पर तो जो है वो अत्याचार करते थे गाय बगाए। टर्की साम्राज्य में रह रहे ईसाइयों की सुरक्षा के लिए रूस जो है वो आगे आया। हालांकि वो ईसाइयों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि जो है अपना दबदबा कायम करने के लिए आया, लेकिन वो दिखाने के लिए चीज़ हम जो है ईसाइयों की सुरक्षा के लिए वहाँ पर आए हैं। और 1877 में रूस और टर्की के मध्य जो है युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में रूस ने टर्की को जब पराजित किया, क्योंकि जो है उस समय जो टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था, वो कमज़ोर था, उसको रूस बड़ी जो है सरलता से उसको हरा दिया और उसे सन 1878 में सेन स्टीफेनो की संधि करने के लिए जो उनको मजबूर किया। इस संधि के द्वारा, कौन सी संधि? सेन स्टीफेनो की संधि के द्वारा रूस को काला सागर में व्यापारिक और अनेक सुविधाएं प्राप्त हो गई तथा रूस के नियंत्रण में विशाल बुल्गारिया की स्थापना की गई। जाने कि आपको क्रीमिया वार जो 1856 में हुआ था, आपके जहन में याद होगा, उसको जो है ये काला सागर में उनको सीमित कर दिया गया था जो है इंग्लैंड, फ्रांस और अन्य शक्तियों के द्वारा। लेकिन ये इस युद्ध के माध्यम से वो फिर से अपना पुराना अधिकार प्राप्त करता है और उस क्षेत्र में अपना जो है दबदबा बढ़ाने के लिए अग्रसर होता है। लेकिन क्या इंग्लैंड इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा? कतई नहीं। और उस स्थिति में उसने चाल चली और रूस को जो है फिर से उनके पुराने स्थिति में जो है लाने के लिए मजबूर किया। क्या होता है देखते हैं। स्पष्टतः रूस का इस क्षेत्र में संधि के माध्यम से काफ़ी प्रभाव जो है बढ़ गया, हम लोग चर्चा के। परंतु बर्लिन संधि जो कि 1878 में ही हुई, बर्लिन जर्मनी की राजधानी, ने रूस की आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया और उसने पश्चिम में बढ़ने का विचार ही छोड़ दिया। मतलब सेन स्टीफेनो के संधि के द्वारा जो लाभ रूस के द्वारा अर्जित की गई थी, जो उनको मिला था, बर्लिन संधि ने उसके ऊपर जो है पानी फेर दिया। और इस बर्लिन संधि के होने में डिज़रायली साहब का एक बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा योगदान था। इससे यूरोप में इंग्लैंड के सम्मान में वृद्धि हुई, या कह सकते हैं वो जो है नेता बनने का जो चीज़ था यहाँ पर जो है उनका जो है ना पूरा हुआ। द्वितीय अफगान युद्ध। बर्लिन की संधि के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के भारतीय उपनिवेश के लिए संकट उत्पन्न हो गया। कैसे? क्योंकि रूस ने अफगानिस्तान में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। डिज़रायली अफगानिस्तान के संबंध में शक्तिशाली विदेश नीति को अपनाने के पक्ष में था। थोड़ा सा फिर से यहाँ पर आते हैं। आप देखिए ये जो मैप है अफगानिस्तान का, और उस समय ये पाकिस्तान भी इंडिया में होता था। मतलब यहाँ तक जो है अगर अफगानिस्तान पे ये पूरा का पूरा क्षेत्र भी रसिया में हुआ करता था। ये तुर्कमेनिस्तान रहे, उज्बेकिस्तान रहे, किर्गिस्तान रहे, कजाकिस्तान, ये सारा का सारा क्षेत्र रूस का ही था। तो अगर यहाँ पर रूस का प्रभाव हो गया, अफगानिस्तान उसके कब्जे में चला गया, इसका मतलब साफ है कि भारतीय उपनिवेश के ऊपर जो है इनका दबदबा बढ़ जाएगा और ये जो है इंग्लैंड के लिए अच्छी बात नहीं थी। उस स्थिति में उनके द्वारा क्या किया गया, इसको देखने का प्रयास करते हैं। उसने इसके लिए नॉर्थ ब्रुक को वापस बुलाकर लॉर्ड लीटन, जो अपने आप में भी एक बहुत बड़े साम्राज्यवादी थे, को भारत भेजा। लॉर्ड लीटन ने फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति अपनाई और बोलन दर्रे पर जो है अपनी स्थिति जो है मजबूत कर रही। नवंबर 1878 में द्वितीय अफगान युद्ध प्रारंभ हो गया और शेर अली खान जो है देश छोड़कर भाग गया, जो शासक था कहाँ का? अफगानिस्तान का। इंग्लैंड ने शेर अली के पुत्र याकूब खां के साथ एक संधि की, जिसमें रूस के विरुद्ध इंग्लैंड की सहायता लेना जो है स्वीकार कर दिया। मतलब ये चीज़, अगर अफगानिस्तान के ऊपर रूस का अटैक होता है तो उस स्थिति में अफगानिस्तान किसकी सहायता लेगा? इंग्लैंड की सहायता लेगा, और इंग्लैंड और जो है रूस के बीच जो है इस स्थिति में मुकाबला बनता है।
वह काबुल में एक ब्रिटिश एजेंट या ब्रिटिश जो है वो रखने के लिए सहमत हो जाता है। और इस तरह से उनके द्वारा जो अफ़गानिस्तान की समस्या जो थी, जिसमें रूस दिलचस्पी ले रहा था, उसको यहाँ पर भी जो है मुँह की खानी पड़ी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि डिज़रायली अपने समय का एक महान नेता था। उसने एक तरफ जहाँ लाइसेंसिंग एक्ट, जायदाद एवं पट्टा अधिनियम आदि के माध्यम से घरेलू सुख शांति स्थापित किया, तो वहीं दूसरी ओर स्वेज नहर का शेयर खरीदकर बिस्मार्क की अति महत्वाकांक्षा पर रोक लगाकर तथा पूर्वी समस्या में रूस पर लगाम लगाकर अधिकारियों से अपने सफल विदेश नीति को अंजाम दिया। वह एक सफल राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ था जो विरोध और विरोधियों से बिल्कुल भी नहीं घबराता था। इतिहासकार मैरियट ने उनके बारे में ठीक ही कहा है कि 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बेंजामिन डिज़रायली से अधिक किसी का व्यक्तित्व आश्चर्यजनक तथा रोमांचकारी नहीं था। तो प्यारे बच्चों, ये हम एक छोटा सा प्रयास किए कि इस टॉपिक को आप कुछ समझ सकें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको कुछ लाभ पहुँचाएगा, फ़ायदा पहुँचाएगा। अंत में संदेश कि जहाँ पर भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।